दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि तू लार्ज कैप फंड में पैसा लगा दे, तू मिड कैप फंड में पैसा लगा दे, स्मॉल कैप में मत लगाना, ये रिस्की होते हैं। इक्विटी में लगा दे पैसा, लेकिन ध्यान रखना इक्विटी तो रिस्की होती है। हाइब्रिड ले लेना, हाइब्रिड ठीक है क्योंकि हाइब्रिड जो है रिस्की नहीं है, बैलेंस्ड है। डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे या ELSS कैटेगरी में पैसा लगा दो। तो ये सब के बारे में दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा अक्सर लोगों के मुंह से, लेकिन इसके बारे में बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ये सब क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब टर्म्स के बारे में, और इन्हीं सब टर्म्स के बारे में सब कुछ जानेंगे कि क्या होते हैं ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और ये इक्विटी की कैटेगरीज क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम सभी लोगों को पता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि AMC क्या होती है। इसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो HDFC AMC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका शेयर जो है मार्केट में लिस्ट भी है, NSE और BSE दोनों पे है। तो AMC होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो HDFC की भी है, एक्सिस की है, SBI की है, मिराई असेट की भी है, मोतीलाल ओसवाल है, और भी बहुत सारे असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक फंड मैनेजर रखते हैं जो कि एक म्यूचुअल फंड बनाता है जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है, और उस पब्लिक से इकट्ठे किए गए पैसे को मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर देता है, और जो भी रिटर्न मिलता है उससे AMC 1 से 1.5% का जो भी उनका प्री डिसाइडेड रहता है वो अपना रिटर्न रख लेते हैं, और बाकी रिटर्न जो है पब्लिक को लौटा देते हैं जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका। तो ऐसे ही करके ये AMC अपना काम करती हैं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड का यही फंक्शन रहता है मोटा मोटी समझें तो। चलिए बात करते हैं आगे की। अब बात करें दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन की। आपने सुना होगा कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, या एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, या एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है, या एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो लार्ज कैप के लिए सेबी का एक सर्कुलर है 2017 का, उसमें डिफाइन किया है कि फर्स्ट जो 100 कंपनी होंगी, 100 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिसका कैपिटल सबसे ज़्यादा है, ऐसी फर्स्ट 100 कंपनीज़ को हम लार्ज कैप की कैटेगरी में रखते हैं। अगली कैटेगरी है मिड कैप की। तो अगली 101 से लेके 250 कंपनी तक हम मिड कैप की कैटेगरी में रखते हैं, और इससे नीचे 250वीं कंपनी से लेके आगे तक हम इसको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपको लार्ज कैप की कंपनियों को ट्रैक करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी 100 कंपनी है जिनमें हमारा पैसा लग रहा है, तो आप निफ्टी 100 को ट्रैक कर सकते हैं लार्ज कैप के लिए। अगर आप बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप के लिए आप निफ्टी 150 मिड कैप को ट्रैक कर सकते हैं। और बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप के लिए आप निफ्टी 250 स्मॉल कैप को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लार्ज कैप कंपनी थोड़ी सी कम रिस्की है, मिड कैप है थोड़ी सी मॉडरेट रिस्क है, और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जैसे ही मिड कैप का जो कैपिटलाइजेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और वो लार्ज कैप को किसी कंपनी को अगर ओवरलैप करता है, तो लार्ज कैप से वो कंपनी निकाल के मिड कैप में रख दी जाती है, और मिड कैप से वो कंपनी लार्ज कैप में भी शिफ्ट हो सकती है। तो कोई भी कंपनी कहीं भी जा सकती है, ये उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि अभी लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, और स्मॉल कैप क्या होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला होता है दोस्त हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, जैसे कि इक्विटी में हो रहा था मैक्सिमम जो एलोकेशन था वो लार्ज कैप कंपनियां या फिर मिड कैप में था, जो मिड कैप कंपनियों में रखा गया था, ऐसे ही हाइब्रिड में क्या रहता है, मिक्स्ड रहता है। इसमें इक्विटी का भी एलोकेशन मिल जाएगा आपको, डेट का भी एलोकेशन मिल जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गोल्ड और रियल एस्टेट को भी इसमें मिक्स करके रख देते हैं। इससे क्या रहता है, आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर सपोज करो इक्विटी उस समय पे अच्छा वर्क नहीं कर रही है या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और आपका जो पैसा है और आपका रिटर्न है वो नॉर्मली बना रहता है। अगर इस समय पे इक्विटी और डेट नहीं दे रहे तो हो सकता है गोल्ड अच्छा रिटर्न देगा, नहीं तो रियल एस्टेट अच्छा रिटर्न देगा। तो उस हिसाब से फंड मैनेजर अपने हिसाब से इसको बनाता है, और बनाने के बाद वो ये बता देता है कि कितना पैसा कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया है, किस कंपनी में लगाया गया है। तो निवेश करने वाला पहले से ही जान जाता है कि हाँ भाई मेरा पैसा इस कंपनियों में जाने वाला है। इसको दोस्तों हम हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कैटेगरी की।
अगली कैटेगरी आती है दोस्तों डेट फंड। डेट फंड को आप ऐसे समझिए, इसका पैसा पूरा मार्केट में नहीं लगता है, ये कंपनियों का जो बॉन्ड रहता है उस पर जो इंटरेस्ट आता है, या फिर कभी कभार सरकार पैसा उठाने के लिए अपना बॉन्ड जारी करती है और उस बॉन्ड पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से ही इसका रिटर्न बनता है। जनरली इसका रिटर्न 7 से 10% के बीच में रहता है, अगर पर एनम आप काउंट करेंगे तो ये सबसे सेफ माना जाता है। इसमें बहुत लो रिस्क है, क्योंकि किसी कंपनी को आप पैसा दे रहे हो तो वो पैसा आपको मिलेगा ही। इसमें इक्विटी की तरह वॉलेटिलिटी नहीं होती है कि आप किसी कंपनी में पैसा लगा दो, कुछ दिन बाद वो फिर उसका जो है वॉलेटिलिटी की वजह से उसका जो है रिटर्न माइनस में भी हो जाता है, तो वो ऐसा इसमें नहीं होता। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ये रिस्क जरूर रहती है, अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दे उस बॉन्ड के ऊपर में तो उतना पैसा आपका नहीं मिल पाएगा, तो उसका रिटर्न तो क्या मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ये रहता है, बहुत सारे लोग पैसा लगाए होते हैं, अगर ऐसा कभी इनकेस हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इंडिविजुअल पे नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा रहता है और सब में वो पैसा डिवाइड होता है, जिसकी वजह से बहुत माइनर सा ही एनएवी में फ़र्क आता है। और वैसे ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये AAA रेटेड कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, लिक्विड फंड भी रहते हैं। लिक्विड फंड जो है 3 महीने के लिए जो उधार देते हैं, ओवरनाइट फंड है, इसमें आप 1 दिन के लिए भी पैसा लगा सकते हो, 1 नाइट के लिए भी। तो ऐसे ही बहुत सारे और डेट फंड रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कैटेगरी। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम इक्विटी की। इक्विटी में हम दोस्तों पहले से लार्ज कैप को, मिड कैप को और स्मॉल कैप को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं हम मल्टी कैप की। तो मल्टी कैप में दोस्तों ऐसा रहता है कि इक्विटी को, डेट को या फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को मिला के इसमें फंड मैनेजर ये इसका पोर्टफोलियो बनाता है, और ये पहले से ही बता दिया जाता है कि आपका किन किन कंपनियों में पैसा लगा है, इसलिए मल्टी कैप बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगता है, जिससे कि रिवार्ड का चांस भी बहुत बढ़ जाता है और रिस्क भी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि एक सेक्टर अगर काम नहीं भी कर रहा है तो दूसरा सेक्टर से उसका रिटर्न आता रहता है। अगला आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर इस स्कीम की बात करो दोस्तों, तो जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं या फिर जो लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो इसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है। 3 ईयर तक आप लोग इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, 3 ईयर के बाद आप पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह दोस्तों यही रहेगी, अगर आप ELSS कैटेगरी में आप पैसा डाल रहे हो, ये पैसा भी इक्विटी में ही जाता है, कि अगर आप डाल रहे हो इसमें पैसा तो आप इसको लंबे समय तक निवेश करें, क्योंकि लंबे समय तक निवेश करने से आपको इसके ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं और लंबे समय में अच्छी वेल्थ बनती है। अगर बात अगली सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो सेक्टर थेमेटिक फंड होते हैं ये, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, तो ये सब में पैसा लगाते हैं ये। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में ही पैसा लगता है इस टाइप के म्यूचुअल फंड का। तो इसमें दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर कोई सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो फिर आपका रिटर्न जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे मल्टी कैप की बात करो या स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप की बात करो, तो इस सब में क्या रहता है, इस सब में आपको अलग अलग सेक्टर की फंड की कंपनियाँ रहती हैं, जिससे कि आपको 1 या 2 सेक्टर अगर नहीं भी चल रहा है तो दूसरा सेक्टर जैसे फार्मा हो गया या FMCG हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, कोई भी एक सेक्टर अगर डाउन है तो बाकी सेक्टर जैसे IT सेक्टर हो गया, तो ये सब सेक्टर जो है दूसरे सेक्टर्स को खींच ले जाते हैं, जिससे कि आपका अच्छा रिटर्न बन जाता है लॉन्ग टर्म में। अब बात करें दोस्तों इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड की बात करोगे आप, तो इंडेक्स फंड में दोस्तों ऐसा रहता है जैसे हमारा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 को ट्रैक करके एक फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड बनाता है। अब निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां हैं उतनी कंपनियों में वो अपना पैसा डालता है। तो अभी जैसे मान के चलो इसमें रिलायंस का वेटेज निफ्टी 50 में 10% का है, तो ये भी जो निफ्टी 50 पे बेस्ड जो भी फंड बनाएगा फंड मैनेजर, तो उसका वेटेज भी 10% देगा। इसी प्रकार से वो 50 कंपनी में उसका वेटेज देता है, जिससे कि क्या रहता है, जो निफ्टी 50 ने जो रिटर्न दिया है वही सेम रिटर्न ये इंडेक्स फंड देते हैं। इसका दोस्तों एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। कारण ये है क्योंकि फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, जो पहले से ही प्री डिसाइडेड 50 कंपनी है, ये सब कंपनियों में ये पैसा लगा देता है और जिसकी वजह से आपको रिटर्न मिलता रहता है। या फंड मैनेजर को ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा भी नहीं करता है कि कुछ पैसा अपने पास कैश में रख ले, वो कैश में बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि पूरा पैसा जो आता है सीधा उसको इंडेक्स फंड में ही लगा देता है, क्योंकि जो रिटर्न मिलना है वो ऑब्वियस पब्लिक को भी पता है जिन्होंने पैसा लगाया कि मैंने इस फंड में पैसा लगाया है, और अगर ये इंडेक्स जो है नीचे जा रहा है तो मेरा रिटर्न भी नीचे जाएगा, और इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मेरा रिटर्न भी ऊपर आएगा।
तो दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ मैंने आपको इक्विटी, अगर इससे आगे की बात करें आप तो हाइब्रिड, डेट, ये सब के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। अगर और भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2021 से कुछ रूल चेंज कर रही है सेबी म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग, तो उस सब पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूनिट अलॉट आफ्टर रिसीविंग अमाउंट बाई एएमसी। तो अभी दोस्तों क्या होता था कि अभी मान लो सपोज करो आपने 15 तारीख को कोई यूनिट म्यूचुअल फंड की खरीदी है, तो आपको 15 तारीख को जिस दिन आपने ऑर्डर लगाया तो 15 को ही आपको इसका जो है एनएवी जो चल रहा होता था वो एनएवी मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, अब अगर आपको 17 तारीख को या 16 तारीख को, जो तारीख को एएमसी को पैसा रिसीव हुआ है, एएमसी का मतलब मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, असेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी रहेगी उस कंपनी को जब भी पैसा जिस डेट में भी रिसीव हुआ है उस डेट की एनएवी दोस्तों आपको अभी मिलेगी। नेक्स्ट है न्यू रिस्क कैटेगरी एडेड वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों अभी तक क्या रहता था, अगर हम बात करें रिस्क कैटेगरी की, तो लो रिस्क रहता था, मॉडरेट लो रहता था, मॉडरेट रिस्क रहता था, फिर मॉडरेट हाई रिस्क रहता था, हाई रिस्क रहता था, और अभी ये वेरी हाई रिस्क एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है इसमें। तो इसके ब्याप में भी और भी म्यूचुअल फंड आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अभी जो मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड थे उस सब में 65 से 75% का एलोकेशन कर दिया गया है। पहले 65% का होता था, अभी इसको बढ़ा के 75% कर दिया गया है। बाकी वो डेट में या दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अभी डिविडेंड की, तो पहले डिविडेंड बोलते थे, अभी इसका नाम चेंज करके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल रख दिया है। ये मेरे को लग रहा है अभी नहीं हुआ है, शायद अप्रैल से ये होने वाला है। और इंटर स्कीम ट्रांसफ़र रूल आया है एक, जिसमें आपको 3 दिन के अंदर में आपका जो यू हैव टू ट्रांसफ़र, मतलब आपको ट्रांसफ़र अपना पैसा करना पड़ेगा। तो यही कुछ रूल आए हैं, यही सब इस वीडियो में दोस्तों मैं लेके आया था आपके लिए। इस चैनल को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें तथा इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।